हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे और उनसे तमाम और सेक्टर के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने लगातार देखा किस तरीके से बिजनेस सेक्टर आगरा में किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, कोरोना काल में किस तरीके की कठिनाइयां आई, आगे किस तरीके से और ग्रोथ की कोशिश हो रही है, वो तमाम चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। इसके साथ ही यहाँ पर हमने एजुकेशन सेक्टर के बारे में भी जाना। क्वालिटी क्वांटिटी की बात हम जब करते हैं तो एजुकेशन में बेहद ज़रूरी है कि एक बेहतर क्वालिटी, एक बेहतर भविष्य के लिए जो है वो बच्चों को दी जा सके, और इसी को लेकर यहाँ पर इस मंच से हमने वो तमाम सवाल जवाब जो हैं वो भी साझा किए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, कोरोना को लेकर हमने नेगेटिव बातें तमाम की, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी जो है वो भी ढूंढने की इस मंच से हमने आज की कि किस तरीके से कोविड काल में हम और आगे कदम बढ़े, क्योंकि कोविड काल में जिस तरीके से काम हुआ, वैक्सीनेशन हमने इजाद की, और न सिर्फ हमने वैक्सीनेशन इजाद की बल्कि हमने ये वैक्सीनेशन दूसरे देशों को भी उपलब्ध कराई। एक बेहतर तस्वीर जो है वो भारत यहाँ पर देश के सामने रखता हुआ नजर आया। और ऐसे में इस मंच से जब हम आगरा की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के चूंकि चुनाव है 2022 को, तो फिर हर सेक्टर को हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। हर सेक्टर में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सेक्टर में किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से काम हुआ है, और पिछले 4.5 साल जो उत्तर प्रदेश सरकार रही उस 4.5 साल में तमाम जो सेक्टर हैं हमारे वो किस तरीके से आगे बढ़े हैं, ये लगातार हम यहाँ से खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मैं अपने सहयोगी राम मोहन शर्मा को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, और कुछ खास पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे और फिर हम चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। कुछ और सेक्टर्स होंगे, कुछ और सेक्टर से जुड़े लोग होंगे जिन्होंने एक बेहतर योगदान जो है वो दिया है, उनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन सेक्टर्स में क्या कुछ ग्रोथ के और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर अभी इन प्रेजेंट किस तरीके से सेक्टर्स जो है ये ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर पिछले 4.5 साल की अगर हम जब बात करते हैं पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं तो फिर कितना बेहतर सेक्टर जो है वो हो चुका है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसी मंच से हम ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मंच में जब मंत्री जी विराजमान हुए तो माइक हमने आप लोगों के हाथ में भी दिया ताकि आपके मन में जो सवाल है वो इस मंच से आप ढूंढ पाए, मंत्री जी उनका जवाब जो है वो आपको बेहतर तरीके से दे पाए, जो कि बखूबी मंत्री जी ने यहाँ पर दिया भी। और ऐसे में आप तमाम और सेक्टर्स के जो लोग होंगे वो यहाँ पर हमारे साथ मंच पर बुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल से डॉक्टर सुशील गुप्ता है, डायरेक्टर है। मैं चाहूँगी मंच पर आप आ जाइए, हम उनसे तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे एजुकेशन के बारे में। इसके अलावा सीबी चैन लिमिटेड धन कुमार जैन डायरेक्टर है, सर मैं चाहूँगी आप भी प्लीज़ मंच पर आ जाइएगा। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल डॉक्टर सुशील गुप्ता डायरेक्टर हैं, प्लीज़ सर मंच पर, और सीबी चैन लिमिटेड से धन कुमार जैन है डायरेक्टर हैं, आप भी सर प्लीज़ मंच पर आइएगा। इसके अलावा भावना ग्रुप से भगत सिंह बघेल है डायरेक्टर हैं, प्लीज़ सर मैं चाहूँगी आप भी मंच पर आइए। इसके अलावा रेनबो हॉस्पिटल से डॉक्टर SN मल्होत्रा साहब हैं, मैं चाहूँगी वो भी मंच पर आए। तो हॉस्पिटैलिटी हो, एजुकेशन हो, बिजनेस सेक्टर हो या तमाम और सेक्टर हो, हम हर सेक्टर से ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सेक्टर में क्या बेहतर हो पाया है, क्या बेहतर होने की उम्मीद है, या फिर एट प्रेजेंट क्या बेहतरी चल रही है। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि इस मंच से हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं पर से हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ और चीज़ें जो हैं भविष्य के लिए भी निकलती भी नजर आए बेहतरी की तरफ यहाँ पर। और अब इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे मेरे सहयोगी राम मोहन शर्मा। राम, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा आपका। और जैसे शिल्पा बता रही थी सारी बातों को कि महत्वपूर्ण ये है कि हर एक सेक्टर ग्रो करे, हर एक क्षेत्र जब बढ़ेगा तो एक दूसरे के पूरक हैं सारे क्षेत्र, और जब सारे क्षेत्र बढ़ेंगे तभी तो प्रदेश बढ़ेगा। हमारे साथ जो 4 शख्सियत इस वक्त मंच पर हैं वो आगरा में तो कम से कम परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन इन्हें पूरा प्रदेश जाने, देश में पहचान हो, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक चीज़ कभी पूरी नहीं होती, संपूर्ण नहीं है कोई भी चीज़, उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश ज़रूर बचती है। तो आप जहां हैं उससे 2 कदम और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। हमारे साथ इस वक्त रेनबो हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर SN मल्होत्रा साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं। जी मेरे दादाजी। जी जी डॉक्टर मल्होत्रा जी, प्रश्न बहुत सीधा है कि आप आगरा में एक
ऐसा हॉस्पिटल चला रहे हैं जिसका नाम ही रेनबो है, इंद्रधनुष। उम्मीद की किरण हॉस्पिटल से लोगों को दिखती है, मरीज को दिखती है जब भी तबीयत खराब होती है। डॉक्टर्स को भगवान का स्वरूप हम लोग मानते हैं, कहते हैं। क्या आपको लगता है कि आगरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो सारी ज़रूरतें लोगों की पूरी करता है जो उम्मीदें उनकी होती हैं? मैं थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में आपको बैकग्राउंड देता हूँ। माई ग्रैंडफादर रिटायर्ड एज CMO ऑफ भरतपुर इन 1956, और 1956 में आके उन्होंने एक छोटा सा प्राइवेट नर्सिंग होम आगरा में खोला 63 साल पहले, जो कि मल्टी स्पेशलिटी था। बिकॉज वो एक ऐसे शख्सियत थे जो MD MS बहुत थे, सर्जरी मेडिसिन में बहुत फ्यू इंडियंस थे। राजस्थान सर्विसेज में प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर थे, वो आके सेटल हुए। 60 साल से हम लोग थर्ड जनरेशन हूँ, मेरे पेरेंट्स दोनों स्त्री रोग विशेषज्ञ, हम दोनों स्त्री रोग विशेषज्ञ, और मेरे दोनों बच्चे स्त्री रोग विशेषज्ञ। 10 साल पहले तक हम लोग, और 1996 में हम लोग ने टेस्ट ट्यूब बेबी, उत्तर प्रदेश को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दिया आगरा से, और नेपाल को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दिया, और कई जगह 15 जगह पे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी में एक्सपर्ट्स माने जाते थे, आज भी हैं। जब उस टाइम पे आगरा में बहुत फॉरेन, तब इट वाज अलाउड कि फॉरेनर्स को आके IVF टेस्ट ट्यूब बेबी कहीं भी कराना इंडिया में। अभी लॉ चेंज हो रही है, जो कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को समझाना कि आप अपनी जो स्वदेश में हो रहा है काम अच्छा, वो क्यों बंद कर रहे हैं। तो बहुत आते थे, तो इवन नेबरिंग कंट्रीज, सेफॉक कंट्रीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सबसे मरीज आगरा आए हैं और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ यहाँ से लेके गए अपने संतान सुख प्राप्त करके। तो हमारा छोटा सा नर्सिंग होम जो 30 बेड का था वो छोटा पड़ रहा था, प्लस क्रिटिकल केयर नहीं था, आगरा में क्रिटिकल केयर नहीं था। तो वो सोच के एक रेनबो हॉस्पिटल बनाया गया। रेनबो इसलिए रखा गया कि 7 सुपर स्पेशलिस्ट जो आगरा में बहुत टॉप लेवल पे हैं, बट आगरा नहीं छोड़ना चाहते, न्यूरोसर्जन, यूरोलॉजिस्ट, हम लोग गायनिक में, क्रिटिकल केयर में, और पैथोलॉजी डॉक्टर अशोक शर्मा जैसे आप जो आगरा में ही रहना चाहते हो। हम सातों ने मिलके सोचा दोस्तों ने कि एक ऐसा फैसिलिटी आगरा को दी जाए कि दिल्ली नहीं जाना पड़े। आज बड़े प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि every facility which you can get in Delhi in big hospitals like Apollo Medanta is available in Agra for half the cost, and that was our aim, और उसी को हम ले गए। और आज हम IVF टेस्ट ट्यूब बेबी में इंडिया में नंबर 2 या नंबर 3 पे माने जाते हैं, वर्ल्ड में पहचान है। वर्ल्ड की IVF एसोसिएशन एशिया की, उसकी वाइफ, मेरी वाइफ उसकी प्रेसिडेंट हैं। साउथ एशिया फेडरेशन गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशन और वर्ल्ड पेरिनेटोलॉजी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आज। हम लोग ने बहुत मेहनत की अपने 35-37 साल में टू शो आगरा भी एक मानी हुई जगह है अंतर्राष्ट्रीय, नॉट इवन इन इंडिया। और 55 बुक्स हम लोग ने मेडिकल साइंस में लिखी है, प्राइवेट प्रैक्टिस में होते हुए भी, जो कि आज सभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, यानी कि आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से आगरा तरक्की कर रहा है। मेरी वजह से नहीं, बट मेरी कोशिश है आगरा को एक स्तर दिखाने। बिल्कुल, वही कहने का मेरा मतलब था, कुछ ऐसे लोग जो कि इनिशिएट लेते हैं आगे बढ़ाने के लिए। प्रीलिट पब्लिक स्कूल से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। सुशील गुप्ता जी, जैसा कि लगातार बात हो रही है, अभी राम भी कह रहे थे मेरे सहयोगी, जिस तरीके से बात कर रहे थे स्वास्थ्य सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्वालिटी क्वांटिटी की बात हम लगातार कर रहे हैं यहाँ पर। आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में क्या एजुकेशन को लेकर वो फैसिलिटीज़ या फिर वो डेवलपमेंट है जो कि जब हम दिल्ली का रुख करते हैं या फिर किसी और बेहतर शहर का और शहर का रुख करते हैं तो वहाँ पर मिलती है? आगरा को लेकर क्या हम ये बात कह सकते हैं? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने आज ऐसा मंच तैयार किया जिसमें कि आगरा से उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं हम लोग। एजुकेशन सेक्टर पिछले 1.5 साल से काफ़ी परेशानियों में रहा है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि यहाँ वो फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, फैसिलिटीज़ यहाँ सब हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मैनेजमेंट कॉलेज तक, डिग्री कॉलेज तक, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो आगरा में है वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन मैं शायद उम्मीद कर रहा था कि जो पेंडेमिक में जो नुकसान हुआ है, जो लर्निंग लॉस हुआ है, उसके ऊपर कुछ आप लोग बात करेंगे।
क्योंकि वो बहुत बड़ा एक लॉस है। और मैं चाहूँगा कि आपके मंच से हम सरकार द्वारा ऑलरेडी हम लोग नीसा जो कि एक हमारी नेशनल लेवल की एसोसिएशन और जिसका मैं कोर कमेटी का मेंबर और रीजनल कन्वीनर भी हूँ, हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द लर्निंग लॉस और उसको कैसे हम लोग दूर करें, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है और किसी तरह से भी नहीं है। ये सब वाया मीडियाज़ हैं और बच्चों को पास कर देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्कूल में होता है उसको समझना पड़ेगा। एक साल का गैप में जिसमें एग्ज़ामिनेशंस प्रॉपर नहीं हुए हैं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों में से ही आते हैं, अच्छा तो तुम पेंडेमिक के 12th पास हो, तो वहाँ तो वो परसेंटेज तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब वो बच्चा जो एक्चुअल जिसके 95% आए हैं उस पे भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं ये नहीं कहूँगा, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हों जो डिज़र्व नहीं करते हों और उनको किसी और तरीके से मिल भी गया हो। तो मैं चाहूँगा इस पे एक बहुत बड़ी चर्चा की जाए आपके मंच से कि एजुकेशन सेक्टर जो कि देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से जो 12th के बच्चे पास निकलते हैं वही आगे आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस पे देखें और बाकी और कोई सवाल हो तो मैं। ठीक है, मैं इस पे लौट के आपके पास आता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नुकसान कई तरह का हुआ है, आर्थिक भी हुआ है, और जो आप कह रहे हैं कि कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि शिक्षा का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है पढ़ाने का किसी बच्चे को, वो पूरा नहीं हो सकता ऑनलाइन क्लास में। उसे कुछ बताया जा सकता है, कुछ समझाया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से जिसे शिक्षा देना कहते हैं वो बहुत कठिन है। हमारे साथ भगत सिंह बघेल साहब हैं। नाम सर जैसा क्रांतिकारी है आपका, ग्रुप काम वैसा कुछ क्रांतिकारी कर रहा है? मैं अपना पूरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम भगत सिंह बघेल और पुराने 25 साल से रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी ये 2016 से आगरा के अंदर जो रियल एस्टेट की पोजीशन ख़राब हुई है, रियल एस्टेट को छोड़ो, टीटीजेड की वजह से जो पोजीशन ख़राब हुई है, मतलब ना तो हॉस्पिटल खुल पा रहे, ना होटल खुल पा रहे, किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं आ पा रही है। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं ऊपर तक आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि इस पे ज़रा गौर करा जाए, जिससे कि जो आने वाली हमारी संतानें हैं वो आगरा छोड़ने के लिए मजबूर हो रही हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो फिर यहाँ बच्चे क्या करेंगे, और उस पर सरकार प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही है। ये बात हमने आगरा कमिश्नरी में, सब जगह, दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर जब मंत्री थे उनके सामने भी रखी, लेकिन कोई भी सुनवाई इस पर प्रॉपर नहीं हो रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आना था आगरा में वो भी चला गया इसी टीटीजेड की वजह से, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, अब उड़ानें भी थोड़ी चालू हुई हैं अभी प्रयासों से, लेकिन आने वाला जो समय है, अभी 5000 मीटर तक का आप कवर्ड एरिया डेवलप नहीं कर सकते हो, और कोई भी आप किसी भी चीज़ की परमिशन लेने जाओ सबसे पहले टीटीजेड। तो यहाँ का डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ है। हम लोग, मैं क्रेडाई आगरा का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, इस समय क्रेडाई का चेयरमैन हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप इस बात को थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएं, जिससे हमारे आगरा का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाए। यही मेरी आपसे गुजारिश है। यानी ये केवल आपके भावना ग्रुप की दिक्कत नहीं है, ये पूरे आगरा की ये दिक्कत पूरे है। आगरा की दिक्कत है, और किसी भी सेक्टर के लोग हों। किसी भी सेक्टर के भाई रियल एस्टेट है तो इमारतें बनाएगा, लेकिन उस इमारत में कुछ भी खुल सकता है जी। उसमें मॉल भी खुल सकते हैं, उसमें लोगों के रहने के आवास भी हो सकते हैं। कठिनाई लेकिन कंस्ट्रक्शन को लेकर है बहुत। नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, सभी चीज़ के लिए है। आप होटल देखिए, फतेहाबाद रोड पर आप कोई होटल नहीं खुल रहा है, जो पुरानी परमिशन है वही खुल रही है बस। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं भी एक बहुत बड़ा बिल्डर रहा हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आगरा में माइग्रेशन है ही नहीं। हम किसके लिए मकान बनाएं, किसके लिए हम फ्लैट बनाएं? यहाँ से लोग जाने वाले ज़्यादा हैं, यहाँ आने वाला कोई नहीं है। टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी जितना बढ़ावा गवर्नमेंट को देना चाहिए था, एंड बीइंग द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड,
कुछ नहीं दिया जा रहा है। मतलब हर तरह से, जैसे कहना नहीं चाहिए मुझे, एक सौतेला व्यवहार हो रहा है आगरा के साथ। कितनी कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे चलती हैं, बिल्कुल, और उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनको साथ दे के छोटी सी एक चीज़ को जो कि कुछ भी नहीं है उसको ऐसा बना दिया है कि लोग उसे देखने पहुंचते हैं। और एक हमारे साथ में इतनी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, फोर्ट है, दे हैव गॉट देयर ओन आइडेंटिटी। प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ भी आप जो गवर्नमेंट की सैंक्शन योजना है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग पास ही नहीं हो रहे, मल्टी स्टोरी बन नहीं सकती, तो आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? जबकि किसी भी शहर का डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान बिल्डर्स का रहता है। विदाउट बिल्डर्स गवर्नमेंट की तो कितनी योजना होती है, उनसे क्या डेवलपमेंट होगा? सारा 2016 से डेवलपमेंट रुका हुआ है आगरा का। बिल्कुल, वो मसला टीटीज़ है। हाँ, ठीक है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ धन कुमार जैन साहब आपसे, किस तरह से ग्रोथ हो रही है? लोग तो डरने लगे हैं कि मोटा मोटा सोना चांदी कौन रखेगा घर के अंदर, या तो लॉकर में रख दीजिए, गले में पहनने से तो डरते हैं। कठिनाई हो रही है आपको? देखिए ऐसा है, जी जी, हेलो, हाँ, आगरा के अंदर जो सोने चांदी का व्यवसाय है बहुत ही सक्रिय जगह में हो रहा है, और इसके लिए हमने एक ज्वेलरी पार्क की मांग की है गवर्नमेंट से। अगर वो ज्वेलरी पार्क अगर बन जाता है तो उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, और काफ़ी एक लोगों की कठिनाइयाँ हैं वो दूर होंगी। और गवर्नमेंट ने अब गोल्ड को भी ना, अब गोल्ड लोन के रूप में दे दिया है कि आपको अगर अपना गोल्ड है आप बैंक में जमा करा दीजिए और उसकी आपको ब्याज मिलेगी। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, पुराने शहरों के अंदर आज सारा बिजनेस है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की भी व्यवस्था है, आए दिन ठेले कट जाते हैं, आए दिन लूटपाट भी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर एक ज्वेलरी पार्क बन जाएगा, वहाँ एक इंडस्ट्री के रूप में एक आगरा की जो ज्वेलरी है, इंडिया के अंदर आज जो सिल्वर का काम है वो सब ऑल ओवर इंडिया यहाँ से सप्लाई होता है। और एक जैसा उद्योग, जैसे आपने फिरोजाबाद के अंदर देखा होगा चूड़ी का उद्योग, इस तरीके से यहाँ पर ज्वेलरी का, सिल्वर ज्वेलरी का उद्योग है। जो एक चीज़ 15 जगह हाथ में से होके निकलती है तब वो जाके फाइनल बनती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आगरा के अंदर एक ज्वेलरी पार्क का निर्माण हो और गवर्नमेंट उस पार्क को विकसित कराए और उसमें हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। ठीक। डॉक्टर नईम महोदय जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। हेल्थ सेक्टर की हम लगातार बात कर रहे हैं, कई चीज़ें निकल कर सामने भी आई हैं, लेकिन आगरा के लिहाज से बार बार हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आगरा की धरती पर ही हम बैठे हुए हैं। तो हेल्थ सेक्टर में आगरा की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आपने कहा दिल्ली से कम नहीं है, और निश्चित तौर पर जब काम होता है तो फिर दिल्ली भी पीछे छूट जाएगी। लेकिन अभी हम आगरा को जब देखते हैं तो आगरा को किस चीज़ की दरकार है? क्योंकि सरकार ये कहती है कि लगातार हम हॉस्पिटैलिटी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर रहे हैं, हम वो सब सोर्सेज दे रहे हैं जिससे कि और बेहतर हो सके, एक बेहतरी की तरफ जो है वो प्रदेश आगे बढ़ सके। तो आगरा की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली से कंपेयर एकदम तो नहीं किया जा सकता, ये तो हर कोई मानेगा, लेकिन दिल्ली जैसा बनाने के लिए क्या चीज़ें हैं जो कि अभी भी सरकार को करनी बाकी हैं? अब जो सरकार की ये हेल्थ नीति रही है, विच इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल, मैं उसको बिल्कुल, बिकॉज मैं और मेरी वाइफ हम दोनों उसके कुछ एडवाइजरी पार्ट में भी रहे हैं टू एडवाइज द गवर्नमेंट कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग। अभी तक हेल्थ पब्लिक सेक्टर बहुत वीक था। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ में 70% डिलीवरीज प्राइवेट सेक्टर में होती थी, सिर्फ 30% लोग सरकार के पास जाते थे या घर में डिलीवरी करते थे। घर में डिलीवरी का इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर हॉस्पिटल जाना है, वो सरकार ने बहुत अवेयरनेस करी, हम लोग ने अपनी संस्था से अवेयरनेस करी, तो डिलीवरियाँ एटलीस्ट हॉस्पिटल में होने लग गई। मातृ मृत्युता दर, मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत कम हो गया। इंडिया हैज़ अचीव्ड अ ट्रिमेंडस, 570 1 लाख में मरती थी, अब 130 है। हमारा टारगेट है 70 बाय 2030। शायद नहीं कर पाएंगे, बट इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार अभी कॉन्सेंट्रेट कर रही है, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बनाने की।
और आप देखें गोरखपुर में बहुत सुंदर बन गया, आगरा में एक पूरी नई बिल्डिंग बना दी उन्होंने जिसमें NICU, ऑब्स्टेटिक केयर, महिलाओं के लिए फैंटास्टिक वर्क, बट क्या है, खाली पड़े हुए हैं, स्टाफिंग नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है टू हैंडल दैट। वो डॉक्टर्स प्राइवेट में हैं, फिर प्राइवेट आप कहते हैं कि प्राइवेट को भी वैसे ही करना चाहिए तो कॉस्टली है। सरकार ने अपने सरकारी हॉस्पिटल्स को ट्रेन करने के लिए लक्ष्य योजना रखी है, और जिसमें वो हम लोग ने अपने लिए, क्योंकि सरकार प्राइवेट की तरफ नहीं देख रही थी, हमने अपनी मान्यता योजना शुरू करी कि छोटे छोटे नर्सिंग होम जो 5 बेड के हैं, जो गांव में हैं, जहां डिलीवरी होती है, तो उन लोग को कैसे सेफ रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर सिखाई जाए। सो अब ज़रूरत है कि हम लोगों को अपना प्राइवेट सेक्टर को और बिल्डअप करना और चेन्स के तरह बिल्डअप करना। बहुत छोटे नर्सिंग होम्स को दिक्कत होगी बिकॉज सरकार के डायरेक्ट कंपटीशन में वो छोटे नर्सिंग होम्स आएंगे। सो ये अगर बंद हो गए तो भी एक हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। छोटा कोने वाला डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है हेल्थ केयर में, और वो कड़ी जो है अब आयुष, ये BAMS, झोला छाप डॉक्टर पूरी कर रहे हैं, उनको बंद करने के लिए आपको MBBS छोटे डॉक्टर को हेल्प करना होगा टू ग्रो। ठीक, लेकिन एक सवाल सर फिर ये भी उठता है, सरकार कहती है हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जब रूरल एरिया में जाने की बात होती है तो फिर जो नए प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो नए डेवलपिंग डॉक्टर्स होते हैं, वो वहाँ पर जाने से इनकार करते हैं। फिर सरकार कहती है हम छला हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फिर मदद की तो फिर वो लोग मना करते हैं। ये प्रॉब्लम सर कैसे जाएगी? सो इसको भी हमने सरकार को बहुत इस पे सुझाव दिए हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। सो वो बहुत फैंटास्टिक वर्क हो रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को वेलनेस हेल्थ सेंटर बना दिया। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 1 लाख पॉपुलेशन गांव की देखता है, उसके नीचे सब सेंटर होता है। हमारी पेपर पे हेल्थ योजना इतनी बढ़िया है कि पूरी दुनिया में ऐसा कॉपी नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रेफरल सेंटर, सब सेंटर, हर जगह पे एक डॉक्टर होना चाहिए, पर वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कुछ है नहीं। जब मैं फर्स्ट पास आउट हुआ, मैं अपनी बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसका सुझाव क्या है। मैं नया MBBS पास आउट हुआ, मैंने कहा कि मैं तो देश की सेवा करूंगा, ये करूंगा। मेरे को पहली पोस्टिंग पास आउट होके एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर अलीगढ़ के पास जवां सेंटर पे बैठा दिया गया, क्योंकि मैं अलीगढ़ से पास आउट था। रात में 2 बजे 10 व्यक्ति आए, बहुत मुश्तंडे वाले लोग, एक अधमरा आदमी को लेके, डॉक्टर इसको सांप काट गया है, अब आप कुछ करो। अब वहाँ ना सांप काटने की दवाई थी उस टाइम, ना मेरे को सिखाया गया था कि सांप काटने के लिए क्या करना होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश पास आउट था। मैंने कभी पेशेंट देखे ही नहीं थे, सिर्फ अपने मेडिकल कॉलेज में अपने सीनियर्स के साथ देखे। सो ये दिस इज़ द फॉल्ट विच इज़ इन आवर सेक्शन। हम लोग गांव में उसको पोस्ट करते हैं जिसको कुछ नहीं आता। सो मैंने फ़ोन किया सीनियर को, उसने कहा पीछे की गली से ले और भाग के वापस आ जा शहर। इमेजिन, आई वॉज टोल्ड दैट। सो क्या मेरा वहीं ख़त्म हो गया देशभक्ति का और सेवा करने का भाव। आज ज़रूरत है सरकार को, जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है कॉलेज का, उसको गांव में दीजिए। लेक्चरर को रीडर तब बनाया जाएगा जब वो 1 साल गांव में रहेगा, रीडर को प्रोफेसर तब बनाया जाएगा जब वो 1 साल गांव में से। देखिए कैसे नहीं इंप्रूव होएगा। जूनियर, और फिर जूनियर जो पास आउट है देखेगा मेरा बॉस इतना सीनियर आदमी गांव में जाके कर रहा है, वो उसके साथ जाके गांव में सीखेगा, क्योंकि गांव में इतनी बीमारियां मिलेंगी जो उसको सीखने के लिए। सो वी हैव टू चेंज दिस, rather than posting the बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन, पोस्ट द सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, जो कम दवाइयों में, कम औजारों में भी उस मरीज को बचा लेगा। बेचारा नया वाला क्या बचाएगा जब तक उसकी कुछ भी नहीं है उसके पास। ठीक है सर, एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि लर्निंग लॉस हुआ है, वो पूरी एक तरह से जनरेशन का हो गया। जो इस दौर में 2 साल में बच्चे गुजरे हैं उनका पूरा लॉस हो गया। आप इस लॉस की भरपाई के विषय में कुछ बता सकते हैं, कैसे होगा? या तो 2 ही विकल्प हो सकते हैं, या तो उन्हें दोबारा कक्षा में पढ़ाया जाए, वो मुमकिन लगता नहीं है, कोई पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, या फिर आप उस गैप के बारे में बात कर रहे हैं कि एक वो बच्चे हैं जो शहरी क्षेत्रों में हैं, जिनके अभिभावक सक्षम हैं, जो खुद भी बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, गैजेट्स भी हैं, और एक वो सेक्शन है जिनके पास अभी भी वो एक तरह से कहिए तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो उनके पास अपने पहनने के लिए ठीक ढंग से कपड़े नहीं। तो उस लर्निंग लॉस की बात कर रहे हैं कि एक सेक्शन बिल्कुल कट गया, या फिर आप कह रहे हैं कि इसकी भरपाई के लिए कोई विकल्प हो सकता है? देखिए, इसकी भरपाई के लिए जैसा आपने खुद भी कहा कि हम रिपीट तो नहीं करा सकते, 1 ईयर लॉस मीन्स अ लॉट, लेकिन उस 1 साल में जो उस बच्चे को पढ़ना चाहिए था
वो नहीं पढ़ पाया। और उससे अगले साल की पढ़ाई, यानी अगर हम सिंपल सी बात करें कि 7वीं कक्षा को हमने बगैर कोई एक ढंग से एग्ज़ामिनेशन पढ़ाई लिखे हमने उसको 8वीं में प्रमोट कर दिया, तो क्या वो 8वीं की जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली समझ सकता है? मुझे मुश्किल लगता है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या किया जाए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इस बात के लिए आगे आना पड़ेगा, जो आज तक, यानी मैं बात कर रहा हूँ 30 सितंबर तक, अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगी। क्यों चलेंगी? क्या ज़रूरत है? जब ऑनलाइन चलेगी तो पेरेंट चाहता है कि मैं तो ऑनलाइन हो या नहीं हो, मेरे पास एक विकल्प रहेगा और फिर मैं सोचूंगा फीस दूं या नहीं दूं। आप 3 डेज़ कर दीजिए, आप उसकी SOPs और बना दीजिए, लेकिन वाई ऑनलाइन? सिर्फ ऑफलाइन होगी। और ऑफलाइन में अगर लोग देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश के सवाल है, मैं योगी जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि सबसे ज़्यादा अगर बेस्ट इस समय चल रहा है, और कोरोना का जो हम लोगों ने किया है और जो वैक्सीनेशन का भी बात है वो भी यूपी में सबसे आगे है। तो अब बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा, उनके जो लर्निंग लॉस पूछे हुए हैं उसको भी दूर करेंगे, और जो आगे आने वाले टाइम में, यानी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स निकल गए हैं, 6 महीने की पढ़ाई जो है वो भी हमें अगले 6 महीनों में कंप्लीट करानी है, और उसके लिए हमें ऑनलाइन बच्चों को स्कूल में बुलाना पड़ेगा, और इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। और उसमें सरकार को मदद करनी पड़ेगी, सरकार को कहना पड़ेगा कि नहीं, ऑनलाइन नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हम सबसे ज़्यादा बच्चे कॉशियस हैं, दे नो कि कैसे, क्या कहते हैं, मास्क पहनना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक, आपका सुझाव बेहतर है और उस पर अमल भी हो रहा है। ज़्यादातर स्टेट्स में अमल हो रहा है। अब वापस क्लासेस खुल रही हैं, बच्चे जा भी रहे हैं। धन कुमार जैन साहब, एक सवाल ये आपसे कि आगरा को स्मार्ट शहर बनाना था, अभी बाहर देख रहे हैं, जब आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं, रोज़ ही शहर में चलते हैं, तो आप लग रहा है कि जिस लक्ष्य को लेकर चले थे वो हो रहा है? देखिए, अगर किसी चीज़ को स्मार्ट बनाना है तो पहले तो उसको परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। जो आपको दिख रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, ये स्मार्ट बनाने के लिए ही हो रही हैं। अब मेट्रो आ रही है तो लोगों को परेशानी तो होगी, तो काम चल रहे हैं, लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, और मुझे लगता है कि आगरा को स्मार्ट क्या, बहुत अच्छा स्मार्ट बनाया जाएगा, और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर भी कराना पड़ेगा। ठीक, भगत जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि कोरोना में बहुत कठिनाई देखिए, आप 16 से बता रहे हैं, और इसके बाद का अगर आप ये वाला फेज देख लें, ये तो बहुत ही कठिन गुजरा है, इसको कैसे झेला आप लोगों ने? ये तो फेस कठिन का है ही, लेकिन जो आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, अभी आगरा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत से लक्ष्य पूरे करने पड़ेंगे। अभी आगरा स्मार्ट सिटी के लिए तो बहुत सी परमिशंस लानी पड़ेंगी जो बन नहीं पा रही हैं। परमिशन, स्मार्ट सिटी के लिए परमिशन ही नहीं मिल रही है, तो बनाया कैसे? इससे तो बेटर है हेरिटेज सिटी बना दिया जाए आगरा को, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हेरिटेज सिटी बना दी, जिससे आगरा सुरक्षित तो रहे। अभी ये 2016 से आज 2021 आ गई, 5 साल में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब स्मार्ट सिटी के लिए जो फंड आ रहा है उसके लिए परमिशन तो चाहिए सारी, वो परमिशन मिल नहीं रही है, तो स्मार्ट सिटी कैसे बन जाएगा? सुझाव आपका अच्छा है, और डॉक्टर साहब भी आपसे एग्री कर रहे हैं कि हेरिटेज सिटी के तौर पर डेवलप किया जाए, उसका टैग मिले, तो चीज़ें आगे बेहतर तरीके से बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम बातें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई, और फिर जैसा कि बात हुई एजुकेशन की, हेल्थ की और रियल एस्टेट की, बहुत शुक्रिया आप सभी का।